Hello everyone, this is Shivani Yadav and today we are going to discuss about the color theory of artist. पिछले JRF एग्जामिनेशन में इस थ्योरी से एक क्वेश्चन पुट अप किया गया था एंड आई होप कि वीडियो कंप्लीट करने के बाद आप सब एबल होंगे उस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए। अगर हम कलर थ्योरी को सिंप्लीफाई करें तो उसको हम ब्रेक डाउन कर सकते हैं 3 पार्ट्स में। फर्स्ट ऑफ ऑल द कलर व्हील, देन द कलर वैल्यू एंड देन कलर स्कीम्स। नाउ कलर व्हील जो था उसको डेवलप किया था सर आइजैक न्यूटन ने। इन्होंने जो कलर स्पेक्ट्रम होता है यानी कि जो हमारा विबग्योर मॉडल है, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, इसको लेकर के इन्होंने इसको बैंड करके एक सर्कल का फॉर्म दे दिया था जिसे बोलते हैं कलर व्हील। कलर व्हील में जो होता है 3 डिफरेंट टाइप्स के कलर्स होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। तो चलिए हम आगे इसके बारे में पढ़ते हैं कि ये तीनों क्या है, इन कलर्स के अंदर क्या क्या आता है। देन प्राइमरी कलर्स जो होते हैं वो 3 होते हैं, रेड, येलो एंड ब्लू। अब इन्हें प्राइमरी कलर्स क्यों कहते हैं? इन्हें प्राइमरी कलर्स इसलिए कहते हैं क्योंकि इन कलर्स को कोई भी दूसरे कलर से हम नहीं बना सकते, यानी कि किसी और कलर को हम मिक्स करेंगे तो कभी हम प्राइमरी कलर क्रिएट नहीं कर सकते। बट प्राइमरी कलर्स की मदद से हम जितने भी कलर्स हैं वो सब बना सकते हैं। ठीक है, तो प्राइमरी कलर से कोई दूसरा कलर हम आराम से बना सकते हैं, बट किसी दूसरे कलर से हम प्राइमरी कलर नहीं बना सकते, इसलिए इन्हें प्राइमरी कलर्स कहते हैं। ठीक है, देन सेकेंडरी कलर्स। अब सेकेंडरी कलर्स होते हैं ऑरेंज, ग्रीन एंड पर्पल। तो सेकेंडरी कलर्स जो होते हैं उनको हम क्रिएट करते हैं मिक्स करके इक्वल पार्ट्स किसी भी 2 प्राइमरी कलर्स का। ठीक है, हम 2 प्राइमरी कलर्स लेंगे इक्वल पार्ट्स में, उससे हमें मिलेगा सेकेंडरी कलर। अगर हम येलो एंड ब्लू को मिक्स करते हैं तो हमें मिलेगा ग्रीन, रेड एंड ब्लू को मिक्स करेंगे तो मिलेगा पर्पल, एंड रेड एंड येलो को मिक्स करेंगे तो मिलेगा ऑरेंज। तो आपको मेनली यही ध्यान रखना है कि प्राइमरी कलर्स में कौन से कलर्स आते हैं एंड सेकेंडरी कलर्स में कौन से कलर आते हैं। देन टर्शरी कलर्स। अब सेकेंडरी कलर्स में हमने देखा कि हम 2 पार्ट्स में 2 प्राइमरी कलर्स को मिक्स करते हैं, बट टर्शरी कलर्स में क्या होता है कि हम इसमें इक्वल पार्ट्स मिक्स करते हैं, एक सेकेंडरी कलर का एंड एक प्राइमरी कलर का। ठीक है, तो हमारे पास टोटल 6 टर्शरी कलर्स हैं, रेड पर्पल, रेड ऑरेंज, ब्लू ग्रीन, येलो ग्रीन, ब्लू पर्पल एंड येलो ऑरेंज। अब आप देख रहे होंगे कि इसमें पहले हमने अपने प्राइमरी कलर्स को नेम किया है, लाइक रेड कलर, रेड, ब्लू, येलो, इसे हम पहले मेंशन करते हैं, एंड जो सेकेंडरी कलर होता है उसे हम सेकेंड नंबर पे मेंशन करते हैं। तो टर्शरी कलर्स को ऐसे लिखा जाता है। नाउ यू कैन सी दिस व्हील, इसमें सारे कलर्स मेंशनड हैं, जो भी हमारे रेड जो है हमारा प्राइमरी कलर है, ठीक है, येलो हमारा प्राइमरी कलर है एंड ब्लू जो है हमारा प्राइमरी कलर है, ये सब यहाँ मेंशनड है। देन सेकेंडरी कलर मेंशनड है एंड टर्शरी। तो यू कैन सी ऑल द कलर्स मेंशनड हियर। इन टोटल 12 सेक्शंस होते हैं इस कलर व्हील के। नाउ ह्यू, जो कैम्ब्रिज डिक्शनरी है उसने डिफाइन करा है ह्यू को एज अ डिग्री ऑफ लाइटनेस, डार्कनेस या स्ट्रेंथ किसी भी कलर का, कि मतलब कोई कलर लाइट है या डार्क है या कितनी उसकी स्ट्रेंथ है, मतलब किस इंटेंसिटी में वो लाइट है, किस इंटेंसिटी में वो डार्क है। ठीक है, जैसे कि मतलब आपने देखा होगा कि ब्लू जो है, तो ब्लू के भी हमारे पास वेरियस शेड्स हैं, नेवी ब्लू है, स्काई ब्लू है, इंडिगो है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास ब्लू के डिफरेंट शेड्स हैं, डिफरेंट ह्यूज़ हैं। ठीक है, कोई लाइट ब्लू है, कोई डार्क ब्लू है। तो ये तो मतलब जितने भी वेरिएशंस हैं ब्लू के वो सारे ब्लू ह्यूज़ कहलाएंगे, या फिर येलो के जितने भी लाइट एंड डार्क वर्जन्स हैं वो येलो ह्यूज़ कहलाएंगे। जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं, ये येलो के सारे ह्यूज़ हैं डिफरेंट, देन ब्लू के ह्यूज़ है, ग्रीन के ह्यूज़ हैं। तो जितने भी शेड्स अवेलेबल हैं उन्हें हम ह्यू कहते हैं। देन टिंट। अब टिंट क्या होता है कि अगर किसी भी कलर को हम अगर वाइट के साथ मिक्स कर देंगे, ठीक है, तो वो हमारा टिंटेड कलर कहलाएगा। ठीक है, तो जो टिंट कलर्स होते हैं वो यूजुअली पेस्टल कलर्स होते हैं, बिकॉज वाइट मिक्स करने पे जो कलर होता है उसकी इंटेंसिटी लाइट हो जाती है। ठीक है, तो ह्यू में जो हमें लाइटर साइड के अगर कलर्स बनाने हैं तो हम उसमें वाइट मिक्स कर देंगे। ठीक है, देन शेड क्या होता है कि अगर हम कलर व्हील से कोई भी कलर लेके उसमें अगर ब्लैक मिक्स करते हैं तो वो हमें क्या मिलेगा, डार्कर एक कलर मिल जाएगा जिसे हम शेड कहते हैं। एंड देन टोन में हम ऐड करते हैं ग्रे कलर। ठीक है, तो टोन जो होती है वो लाइटनेस या डार्कनेस होती है कलर की। अब आप इमेज में देख सकते हैं, हमने मान लीजिए प्योर येलो लिया, अगर उसमें हम वाइट मिक्स करते हैं तो हमें ये टिंट मिलेगा, यानी कि एक लाइट येलो मिलेगा। अगर हम उसमें ग्रे मिक्स करेंगे तो हमें टोन मिलेगी, और अगर हम ब्लैक मिक्स करेंगे तो हमें शेड मिलेगा। ठीक है, तो वाइट मिक्स किया तो टिंट, ग्रे मिक्स किया तो टोन, एंड ब्लैक मिक्स किया तो शेड।
देन दो डिफरेंट और क्लासिफिकेशन है कलर्स के, वार्म एंड कूल कलर्स। तो वार्म कलर्स में हमारे रेड, येलो, ऑरेंज, जितने भी वार्म ब्राइट कलर्स है जो हम वार्म चीज़ों के साथ एसोसिएट करते हैं, लाइक सन, ठीक है, फायर, इस टाइप की चीज़ें। एंड कूल कलर्स जो होते हैं हमारे ब्लू, ग्रीन, पर्पल एंड इनके मिक्सचर्स, यानी कि जो भी हम ठंडी चीज़ों के साथ एसोसिएट करते हैं, लाइक वाटर, ग्रीनरी, वेजिटेशन। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी कलर थ्योरी ख़त्म होती है। तो जो क्वेश्चन आया था पिछले जेआरएफ एग्जामिनेशन में, वो क्वेश्चन था कि ऑप्शंस दिए हुए थे, इनमें से हमें बताना था कि सेकेंडरी कलर कौन सा था। ठीक है, तो आई होप कि अब आपको पता चल गए होंगे कि सेकेंडरी कलर्स कौन कौन से होते हैं, तो आप इजीली उस क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे। नाउ एक और चीज़ लोगों ने कही थी कि वी शुड मेक अ वीडियो इन दिस, तो हाउ टू कॉम्बैट एग्ज़ाम फियर। ठीक है, अब हमने अपनी एग्ज़ाम की स्ट्रैटेजी डिस्कस कर ली, हमने अच्छे से अपना स्ट्रैटेजी प्रिपेयर कर लिया, हमने अच्छे से तैयारी कर ली, बट जिस दिन एग्ज़ाम होता है या उसके एक दो दिन पहले या एग्ज़ाम के टाइम पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है, बहुत ज़्यादा टेंशन होती है, जिसकी वजह से काफ़ी लोगों का एग्ज़ाम बिगड़ भी जाता है, क्योंकि टेंशन में आती हुई चीज़ें भी हमसे गलत हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कुछ टिप्स बताऊंगी कि कैसे आप एग्ज़ाम फियर को कॉम्बैट कर सकते हैं, या डिफरेंट चीज़ें हो सकती है डिफरेंट लोगों के लिए, तो आप अपने हिसाब से अपना स्ट्रेटजी डिज़ाइन कर सकते हैं। अब एग्ज़ामिनेशन से पहले जब आप सेंटर के बाहर हैं या एग्ज़ामिनेशन शुरू होने में 1 या 2 घंटे बचे हुए हैं, तो उस टाइम आपको ज़रूरी है कि आप अपना माइंड काम रखें, क्योंकि इतने सारे लोगों को देख के और सब जब वहाँ पे डिस्कशन कर रहे होते हैं तो काफ़ी होता है, लगता है किसी का कुछ सुन के लगता है यार ये नहीं पढ़ा, वो नहीं पढ़ा, या ये तो मुझे नहीं आता, या वो एक टेंशन का माहौल क्रिएट होता है। तो उसको कॉम्बैट करने के लिए आप क्या करें, आप उनको मत सुनिए, आप कोई पॉजिटिव चीज़ें सुनिए जिससे आपको पॉजिटिविटी मिले, जिससे आपको एनर्जी मिले। हो सकता है कि आप फ़ोन पे अपने फ्रेंड से बात कर लें, अपने पेरेंट्स से बात कर लें, या फिर आप कोई एक ऐसा अच्छा सॉन्ग सुन लीजिए जिससे आपको हमेशा रिलैक्स फील होता है या पॉजिटिविटी मिलती है, या कोई मोटिवेशनल वीडियो देख लें, या कोई भजन या डिवोशनल सॉन्ग कोई भी, ठीक है, जिससे आप रिलैक्स हो, ऐसी कोई चीज़ आप सुने, दूसरी नेगेटिव चीज़ों पे या आसपास की चीज़ों पे ध्यान मत दें। ठीक है, देन कुछ स्ट्रेस रिलीविंग फूड होता है, ठीक है, लाइक चॉकलेट्स हो सकते हैं, या कोई आपने बनाना खा लिया जिससे आपको एनर्जी भी मिलती है, थोड़ा सा आपका स्ट्रेस रिलीव होता है, तो इस टाइप के आप फूड कंज्यूम करें, हाँ थोड़ा कम क्वांटिटी में। ठीक है, देन हमेशा अपने पास वाटर बॉटल ज़रूर लेके जाएं एग्जामिनेशन में, क्योंकि हाइड्रेटेड रहना बहुत ज़रूरी है, तभी आपका ब्रेन अच्छे से फंक्शन करेगा। ठीक है, देन ये जो लास्ट मोमेंट्स है, ये जो हाफ एन आवर या 1 आवर का टाइम है ना, इसमें कुछ भी नया मत पढ़िए, कुछ भी नहीं टच कीजिए, वरना क्या होगा, ये आपके ब्रेन में जो ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट है उसके साथ मडल अप करेगा। देन आप क्या कीजिए कि एग्ज़ाम से पहले इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक अच्छी स्लीप रहें लें, ताकि आपका ब्रेन जो हो वो फुल्ली एक्टिवेटेड रहे। ठीक है, तो एक अच्छी स्लीप लीजिए, एंड सुबह एक एनर्जाइजिंग ब्रेकफास्ट कीजिए। ठीक है, ऑयली चीज़ें अवॉइड करिए, मतलब फ्रूट्स लीजिए, कुछ ड्राई फ्रूट्स लीजिए जिससे आपका पेट भी भरे एंड एनर्जी मिले। ठीक है, एक्टिव फूड्स खाइए आप। ठीक है, अब ड्यूरिंग दी एग्जामिनेशन, ठीक है, एग्जामिनेशन में सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम होता है वो यही होता है कि बच्चे कहते हैं हम पेपर अटैम्प्ट ही नहीं कर पाए। ठीक है, टाइम कम मिला या पेपर छूट गया, इस वजह से टाइम कम नहीं होता है, टाइम क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग ही होता है। ठीक है, अब इसलिए टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है पेपर देते टाइम। ठीक है, अब क्या है कि सबसे पहले आप क्या कीजिए, आपके पास सामने पेपर आया, आप उसकी एक थॉरो रीडिंग कीजिए। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन से लेकर के लास्ट क्वेश्चन तक। ठीक है, उतने में जो क्वेश्चन पे आप 100% श्योर हैं, ठीक है, जो क्वेश्चन आपको 100% कॉन्फिडेंट है दैट यस ये मेरा 100% सही है, मुझे आता है, ठीक है, तो उस क्वेश्चन को आप मार्क करते जाइए। ठीक है, पर अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो उस टाइम वहाँ पे रुकिए मत। ठीक है, आपको बस एक रीडिंग लेनी है कॉन्टिन्यूस, और जो 100% आते हैं उन पे आपको मार्कअप करना है। ठीक है, देन अब क्या हुआ, अब आप चेक कर लीजिए कि कितने क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट किए हैं। ठीक है, जैसे कि ठीक है, तो इस पूरे प्रोसेस को 30 से 45 मिनट्स मैक्सिमम लगेंगे। अब क्या होगा, अब आप सेकंड गो अपना स्टार्ट कीजिए, सेकंड रीडिंग स्टार्ट कीजिए। ठीक है, तो अब कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसके लिए थोड़ा याद करने की ज़रूरत है, मतलब वो आपको आते हैं बट एट द टाइम आपको याद नहीं आ रहे, तो उसमें आपको थोड़ा याद करने की ज़रूरत है, तो उन्हें याद कीजिए, या कोई न्यूमेरिकल्स है जिनमें थोड़ा सॉल्व करना है तो वो कर लीजिए। ठीक है, तो फिर ये करिए। ठीक है, अब ये हो गया, फिर इसके बाद क्या है, सबसे बड़ी दिक्कत एक नेगेटिव मार्किंग की भी है, तो आप क्या करिए कि अगर आपको श्योर नहीं है उस किसी क्वेश्चन का आंसर, तो आप उसको अटेम्प्ट मत कीजिए। ठीक है, आपको टोटल 120 क्वेश्चंस अटैम्प्ट नहीं करने हैं, आपको
एक्यूरेसी के साथ क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं। अगर आप 100 या 100+ क्वेश्चंस अटैम्प्ट कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर आप एक्यूरेसी के साथ 90+ क्वेश्चंस भी अटैम्प्ट कर रहे हैं तो इट्स मोर देन इनफ, ठीक है। क्योंकि जैसे पिछली बार पेपर का लेवल थोड़ा टफ आया था, तो मतलब 85-90 क्वेश्चंस भी सही थे अटैम्प्ट करना, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चंस अटैम्प्ट करते हैं आप तो जो आपके सही होते हैं उसके भी मार्क्स आपके चले जाते हैं नेगेटिव मार्किंग में, ठीक है। तो इसलिए बेटर यही है कि आप कम क्वेश्चंस अटैम्प्ट करिए, बट कोशिश करिए कि जितने आपने अटैम्प्ट किए वो 100% सही हो और उनमें से कम मार्क्स आपके नेगेटिव में जाएं, ठीक है। तो आपके पास वैसे तो 2 आवर्स होते हैं ना एग्ज़ाम फिनिश करने के लिए, बट कोशिश कीजिए कि आप ना 1.5 आवर में पूरा पेपर अटैम्प्ट कर लें, बिकॉज आपको रिवीजन के लिए टाइम लेना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कई बार क्या होता है, टेंशन में या जल्दी जल्दी में हमें आंसर पता होता है, बट हम गलती से ना ऑप्शन गलत मार्क कर देते हैं कि मतलब बी की जगह सी मार्क कर दिया, तो वो बहुत ज़रूरी है हमें चेक करना लास्ट में, क्योंकि आते हुए भी फिर हमारे वरना क्वेश्चंस गलत चले जाते हैं, ठीक है। ऐसा बहुत बार होता है। और अब क्या है कि अब आपको ना अपने ब्रेन को फैमिलियर करना पड़ेगा कि आप ना पेपर वाली फील दें उसको, ताकि आपको जो वहाँ का स्ट्रेस वाला माहौल है वो ऑलरेडी मिल जाए, ठीक है। तो आपके ब्रेन को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो। तो इसलिए ना जो भी मॉक टेस्ट वगैरह इस चैनल पे और ग्रुप्स में जो भी मॉक टेस्ट करवाए जा रहे हैं उन्हें आप अटैम्प्ट कीजिए फुल डेडिकेशन के साथ। ऐसे अटैम्प्ट कीजिए कि आप रियलिटी का पेपर दे रहे हैं, ठीक है। उनको मॉक टेस्ट मत कंसिडर कीजिए, उनको आप रियल एग्जाम कंसिडर कीजिए और उस हिसाब से उस टाइम लिमिट के अंदर दीजिए। तो आपकी ना आपके ब्रेन को प्रैक्टिस हो जाएगी कि मुझे कितने टाइम में कैसे टाइम मैनेजमेंट करना है, ठीक है। और ये मत सोचिए कि ऐसा होगा वैसा होगा कैसा होगा, ये सब कुछ भी मत सोचिए, ठीक है। कोई भी व्हाट इफ्स क्योंकि चूँकि कुछ नहीं करना, ठीक है। क्योंकि आपने 1 साल से आपने इस एग्ज़ाम के लिए तैयारी की है, आपने अपना 100% इस एग्ज़ाम को दिया है। तो जो मॉक टेस्ट है उसे आप एग्ज़ाम के जैसे कंसिडर कीजिए, बट जो फाइनल एग्ज़ाम है जस्ट कंसिडर इट लाइक एनी मॉक टेस्ट यू हैव गिवन। तो आपका ब्रेन उसी हिसाब से उसको फॉलो अप करेगा, ठीक है। और अगर आपको एग्ज़ाम देते हुए थोड़ा भी स्ट्रेस लग रहा है, कुछ भी लग रहा है, तो टेक सम डीप ब्रेथ्स, टेक योर टाइम। ये मत सोचिए टाइम कम पड़ जाएगा, नहीं, ठीक है। अगर आप सही से यूटिलाइज़ करेंगे और टेंशन फ्री होकर टाइम देंगे ना, तो 1 घंटे में भी आपका पेपर हो सकता है, ठीक है। तो टाइम बिल्कुल भी कम नहीं है, आप टेंशन मत लीजिए। जहाँ टेंशन लगे पानी पीजिए, थोड़ा सा रिलैक्स होइए, 1-2 ब्रेथ्स लीजिए, ठीक है। और अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है, ठीक है, कोई क्वेश्चन है जिस पे आप स्टक हो गए हैं, ठीक है, आपको पता है कि मुझे इसका आंसर आता है, बट एट द टाइम वो क्लिक ही नहीं हो रहा है, तो उस पर अटके मत रहिए, ठीक है। आप आगे बढ़ जाइए, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। उसके लिए जब मैंने बताया ना आपको कि लास्ट में टाइम है, तो आप उसमें उस क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मेरे अकॉर्डिंगली अगर आप चाहें तो ऐसे आप टाइम डिवाइड कर सकते हैं। आप इसको मॉक टेस्ट में अप्लाई करके देख लीजिए अगर आपको सुटेबल लगे, वरना जैसा आपको सुटेबल लगे आप वैसा एक स्ट्रेटजी अपना प्री प्लान करके जाइए, ठीक है। अब 120 मिनट्स आपको टोटल मिलेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट रीडिंग के लिए 45 मिनट्स रखिए, ठीक है, कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट हो गए। देन उसके बाद के 30 मिनट्स आप सेकेंड रीडिंग के लिए रखिए। फिर 15 मिनट्स उन क्वेश्चंस के लिए रखिए जिस पर आप बिल्कुल स्टक हो गए। 15 मिनट से ज़्यादा नहीं, ठीक है। नहीं आ रहा तो फिर वो नहीं आ रहा, ठीक है। उसके बाद लास्ट का हाफ एन आवर रिवीजन के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। देन सबसे जो मेजर चीज़ है, अवॉइड नेगेटिव मार्किंग। किसी भी क्वेश्चन में अगर डाउट है तो उसे मत अटैम्प्ट कीजिए। अगर आपको लग रहा है कि आपने कम क्वेश्चंस अटैम्प्ट किए हैं, या आप कैलकुलेटेड रिस्क ले सकते हैं, मान लीजिए आपको 5 क्वेश्चंस हैं, ठीक है, उसमें लग रहा है कि यार मेरे 2-3 सही चले जा सकते हैं और 1-2 गलत भी जा सकते हैं, तो आप वो रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि फिर आपका ज़्यादा नहीं होगा। बट आप सब पाँचों के पाँचों सिर्फ रिस्क बेसिस पे या तुक्का लगा रहे हैं, तो वो आपको लॉस दे सकता है, ठीक है। इसलिए कम क्वेश्चन अटैम्प्ट कीजिए, बट एक्यूरेसी के साथ कीजिए। अगर ज़्यादा कीजिए तो भी एक्यूरेसी के साथ करिए, ठीक है। क्वेश्चंस की क्वांटिटी इंपॉर्टेंट नहीं है, उनकी एक्यूरेसी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब चलिए इतना सब भी हो गया, अब एक बुक है, ठीक है, हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग, ये डेल कार्निश की बुक है। तो इन्होंने इस बुक में 3 स्टेप्स में बताया कि कोई भी सिचुएशन है, मतलब ये सिर्फ एग्जाम फियर ही नहीं है, लाइफ में बहुत सारी सिचुएशन आएंगी जहाँ पे फियर होगा, तो आप 3 स्टेप्स में कैसे किसी भी फियर को हैंडल कर सकते हैं। सबसे पहले पूछ लीजिए खुद से कि क्या हो सकता है, वर्स्ट से वर्स्ट चीज़ क्या होगी, ठीक है। अगर आप नहीं निकाल पाए एग्ज़ाम तो क्या होगा वर्स्ट से वर्स्ट, आपको कॉलेज नहीं मिलेगा या आपको जेआरएफ की फेलोशिप नहीं मिलेगी, बट आपके ऑप्शंस तो ख़त्म नहीं हो जाते ना, और भी एग्ज़ाम्स है और भी चीज़ें हैं, ठीक है।
तो आपके साथ वर्स्ट से वर्स्ट कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। और अगर आप इस एग्ज़ाम को देते हैं, अगर आपका नहीं भी जेआरएफ निकलता है तो आपने इतनी स्टडी की है कि अगर आप आगे कुछ भी करेंगे ना तो आपका बेस क्लियर है, आपको एमएससी में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी, ट्रस्ट मी, क्योंकि एग्जाम एमएससी में जो भी हम पढ़ रहे हैं सब हमने इस जेआरएफ एग्ज़ाम में किया हुआ है, ठीक है। देन सेकेंड स्टेप में खुद को प्रिपेयर कीजिए कि अगर ठीक है, अगर हम फेल हो भी जाते हैं, नहीं भी निकलता है तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास और ऑप्शन है, वी विल डू एक्स्ट्रा मेहनत, ठीक है। किसी और एग्ज़ाम में, किसी और टेस्ट के लिए हम बहुत एक्स्ट्रा मेहनत करेंगे, ठीक है। देन थर्ड स्टेप में वही कि अगर कुछ बुरा हो जाता है, वर्स्ट से वर्स्ट चीज़ हो भी गई तो हम कैसे उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर वही बोलते हैं ना कि डू योर बेस्ट बट बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट, ठीक है। तो कुछ नहीं, आप अपना अच्छा करिए, और अगर कुछ गलत होता भी तो डोंट वरी, इट्स जस्ट एन एग्ज़ाम, ठीक है। आपने इतना मेहनत किया है, आपको उसका फल ज़रूर मिलेगा। आप ये सब नेगेटिव थॉट्स लाइए मत कि नहीं होगा तो क्या होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, ये सब मत सोचिए। आपको बस पेपर अटैम्प्ट करना है, यू शुड बी सेटिस्फाइड कि जितना आपने पढ़ा है उस हिसाब से आप पेपर अटैम्प्ट कर पाएँ। रिजल्ट तो वैसे भी आपके हाथ में नहीं है, आप खुद का दे सकते हैं, आप दूसरों का नहीं देख सकते ना कि क्या रिजल्ट रहेगा, क्या कट ऑफ रहेगी, क्या मेरिट लिस्ट रहेगी। तो आपको सिर्फ अच्छे से अपना पेपर अटैम्प्ट करना है कि जितना आपने पढ़ा है वो वेस्ट ना जाए, इसलिए टेंशन मत लीजिए, क्योंकि टेंशन लेंगे तो जो आता रहेगा वो भी आप गलत करके आएंगे, ठीक है। अब लास्ट में हम अपनी वीडियो को ख़त्म करते हैं इस कोट के साथ कि यू आर सो क्लोज टू द विक्ट्री, डोंट डेयर गिव अप नाउ, ठीक है। आपने इतनी मेहनत कर ली है, इतने दिनों से आप लगे हुए हैं, अब लास्ट के कुछ दिन बचे हैं, इसमें जम के मेहनत कीजिए, और पेपर हॉल में तो बिल्कुल ही गिव अप नहीं करना है, ठीक है। आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है एंड आप कर सकते हैं, सो ऑल द बेस्ट, कीप स्टडिंग हार्डर, एंड कोई भी दिक्कत हो तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, या कोई और टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए हो तो आप मेंशन कर सकते हैं। ओके, गुड लक, थैंक यू।